हेलो दोस्तों, मैं हूं अंबुज। स्वागत है आप सभी का डिफेंस एंड डिप्लोमेट्स। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे किस तरह से भू राजनीति में यानी जियो पॉलिटिक्स में उथल पुथल मचा हुआ है। हम चर्चा करेंगे किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपने जिद पे अड़ गए हैं सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ और घमंड की वजह से। उन्होंने बार बार भारत पे एक झूठ आरोपित करने का प्रयास किया। भारत ने उनके झूठ को स्वीकृति नहीं दी, भारत ने उनके झूठ को स्वीकार नहीं किया, उसे नकार दिया। इस बात से चिढ़ करके डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया। इस टैरिफ बम से अकेले भारत पीड़ित नहीं, बल्कि इस टैरिफ नाम के तीर को उन्होंने सबके ऊपर छोड़ दिया है। क्या दोस्त क्या दुश्मन, सब उनसे परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ वाले तीर से परेशान होकर के दुनिया के देश अलग अलग गुटों में बंटने लग गए हैं। मैं जब ये कह रहा हूँ दुनिया के देश, तो माने कि सबके बारे में बात कर रहा हूँ। नाटो के मेंबर भी अलग हो रहे हैं, जो ब्रिक्स के जो देश थे वो तो जुट रहे हैं, लेकिन नाटो के मेंबर अलग हो रहे हैं, अमेरिका अलायंस अलग हो रहे हैं। क्वाड का तो अस्तित्व ही खत्म कर दिया इन्होंने। अब देखिए किस तरह से घटनाएं एक दूसरे के सापेक्ष घटित हो रही हैं और एक दूसरे को वो प्रमाणित भी कर रही हैं कि इसी संदर्भ में ये घटना घटित हो रही है या इसी कॉन्टेक्स्ट में ये घटना जो है वो घट रही है। कैसे? ये संयोग मात्र है कि पहले से ही तय था कि डोभाल जी मास्को जाएंगे, लेकिन ये संयोग मात्र है कि जिस समय भारत पर टैरिफ लगाया गया, टैरिफ का आरोपित किया गया, उसी समय जो है उनका वहाँ जाना रहा। हालांकि उसी समय अमेरिका का भी एक सदस्य मास्को में पहुंचा हुआ है। हो सकता है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन का ट्रंप के साथ दुबई में कहीं भेंट या कुछ बातचीत हो। लेकिन उसके पहले कुछ और खबर है जो गर्म कर रही हैं माहौल को। पहला तो ये कि मोदी जी एससीओ की मीटिंग में जाएंगे बीजिंग, चाइना जाएंगे। दिल्ली और बीजिंग के बीच में वहाँ क्या डिस्कशन होगा, इस पर पूरी दुनिया की नज़र रहेगी। चूंकि वहाँ मास्को भी उपस्थित रहेगी, यानी कि राष्ट्रपति पुतिन भी वहाँ रहेंगे। तो पुतिन, मोदी और शी जिनपिंग जब ये तिकड़ी वहाँ जमेगी तो दुनिया की नज़र उस तिकड़ी पे बनी रहेगी। क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि तीनों ही अपने आप में एक शक्तिशाली राष्ट्र हैं। चीन जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक राष्ट्र है, भारत चौथा, रूस सामरिक दृष्टि से देखें, हथियारों की दृष्टि से देखें, स्ट्रेटेजिक दृष्टि से देखें तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से देखें तो शायद थोड़ा पीछे है। लेकिन इन सब के बावजूद भी रूस अपना एक अहमियत रखता है। उसका सेंट्रल एशिया में, यूरोप में और साउथ एशिया में कई जगह अच्छा प्रभाव है, अफ्रीका में प्रभाव है। तो रूस अपना होल्ड रखता है जियो पॉलिटिक्स में। चाइना अपना होल्ड रखता है, इंडिया अपना होल्ड रखता है। अगर ये सारे देश मिल करके अमेरिका को बाइकाट करने लग जाएंगे तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था स्वाहा हो जाएगी। इस बात को अभी ट्रंप शायद समझ नहीं पा रहे। वो चिढ़े हुए हैं ब्रिक्स करेंसी से, वो चिढ़े हुए हैं भारत के रुख रवैये से, वो चिढ़े हुए हैं भारत के विकास से। ये मैंने एक दिन और सेशन में कहा था दोस्तों कि पश्चिम के जो देश हैं ना, वो भारत से संबंध रखना चाहते हैं, पर कमजोर भारत से, सॉफ्ट भारत से, हार्ड भारत से नहीं, मजबूत भारत से नहीं, विकसित भारत से नहीं। वो चाहते हैं कि भारत हमेशा विवादों में घिरा रहे। जैसे कि स्पष्ट हो चुका है कि अमेरिका जानबूझ के भारत में दंगे करवाता है, अमेरिका बांग्लादेश में दंगे करवाता है, अमेरिका पाकिस्तान में दंगे करवाता है। ये मैं कोई ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। ये हिंडनबर्ग का रिपोर्ट यूएस एड से पब्लिश हुआ। दिल्ली में दंगा यूएस एड से स्पॉन्सर्ड हुआ। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन यूएस एड से स्पॉन्सर्ड हुआ। इमरान खान को जेल में यूएस एड से स्पॉन्सर्ड किया गया था। आपको याद होगा ना, जब 2021 में फरवरी में रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था, उसी समय प्रधानमंत्री थे वहाँ के इमरान खान पाकिस्तान के, वो मास्को गए हुए थे, पुतिन जी से उनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद से अमेरिका चिढ़ा हुआ था और उसने वहाँ तख्ता पलट करवा दिया। तो दोस्तों, ये इनका जो पैसे हैं ना, ऐड के नाम पे, सहायता के नाम पे, असल में वो पैसे सहायता नहीं बल्कि वो पैसे धोखा देने के लिए इस्तेमाल होता है, वो पैसे दंगे करवाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो पैसे सरकारों को बदलने के लिए इस्तेमाल होता है, तख्ता पलट करवाने के लिए इस्तेमाल होता है, कू में इस्तेमाल होता है, कू में यूज होता है। तो इस तरह से अमेरिका अपना जो षड्यंत्र सबके खिलाफ चलाया, चाहे वो दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, सब पे वो टैरिफ तीर लगा दिए हैं। ऐसे में अब देखिए ब्रिक्स करेंसी के आने की संभावना धीरे धीरे बढ़ रही है। और मैं कह रहा हूँ ना कि जो देश ब्रिक्स में शामिल नहीं भी हैं, उनका भी ब्रिक्स में शामिल होने का रास्ता साफ हो रहा है। चाइना और इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट रूस और चीन की तरह सॉल्व हो जाए, जैसे रूस चीन के बीच में सीमा विवाद था, अगर वो सीमा विवाद भारत चाइना के बीच में सॉल्व हो जाए, तो अगर ब्रिक्स में अफगानिस्तान शामिल हो जाए, तो अगर ब्रिक्स में
आपका नॉर्थ कोरिया शामिल हो जाए, तो अगर ब्रिक्स में आपका वेनेजुएला शामिल हो जाए, तो कोलंबिया शामिल हो जाए, तो समझिए खेल बदल जाएगा। अफ्रीका से लेके साउथ अमेरिका तक, एशिया से लेके यूरोप तक ब्रिक्स के सदस्य बढ़ने लगेंगे। और जब ब्रिक्स के सदस्य बढ़ेंगे तो उसमें अनिवार्यता होगी कि सबको जो है ब्रिक्स करेंसी में व्यापार करना है, तो डॉलर के मुद्रा का अवमूल्यन होगा। डॉलर की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो डाउन होगी। एक चीज़। दूसरी बात कि कई सारे देशों ने लगातार, वो दोस्त हों या दुश्मन, यहाँ दुश्मनों की बात नहीं कर रहा मैं, वो दोस्त हों या दुश्मन हो, सब ने अमेरिकी हथियारों को रिजेक्ट किया है। अब चाहे कनाडा हो, चाहे वो जर्मनी हो, इटली हो, स्पेन का अभी हाल फिलहाल में घटना है 2-3 दिन पहले, स्पेन ने तो सबसे बड़े डील को नकार दिया। अच्छा, वो डील नकारने के पीछे का वजह ये है कि मैंने बताया था ना कि इसका स्टेल्थ बहुत अच्छा है F-35 का, उसका टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो कोई उसे लेके क्या ही करेगा, दिखाएगा मेरे पास ये है। तो वो तो भारत में ऐसे ही पड़े रहा है कई दिनों तक कबाड़ की तरह, उसे उठा के दूसरे जहाज में ले जाना पड़ा। खैर, तो स्थिति इस तरह से बदल रही है। जितने भी ब्रिक्स के देश थे, ब्रिक्स के देशों के साथ जो अलायंस है वो इकट्ठा हो रहे हैं। अब आप देखेंगे ना कि धीरे धीरे नाटो में, मैंने बहुत पहले एक सेशन किया था कि नाटो में क्या फूट पड़ गई है। जो मैं नाटो में फूट की बात कर रहा था वो मैं इसी संदर्भ में कर रहा था कि इन्होंने सबके ऊपर टैरिफ लगा रखे हैं। तो चाहे वो यूके हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो इटली हो, सब ने इनसे किनारा कर लिया है। अमेरिका के विरोध में जाके सब ने फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा करी है। तो नाटो के बजट को बढ़ाने की बात इन्होंने किया है ताकि वो लोग बजट बढ़ाएं और अमेरिका से हथियार खरीदें। इनको चूंकि अब कोई नया ग्राहक मिल नहीं रहा, अफ्रीकन कंट्री हैं, उनमें उतनी क्षमता नहीं कि इनके महंगे हथियारों को खरीदें। खरीदेगा कौन? ले दे के चूरन उन्हीं को देते हैं, यूरोप वालों को। अब यूरोप वाले समझ गए हैं इनकी स्ट्रेटजी क्या है और उन्हें भी ज़रूरत नहीं है, वो इनके ऊपर डिपेंड हैं, इस बात का ये फ़ायदा उठाते हैं। तो अब यूरोप वालों का बार बार कहना है, उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी कहा और इटली के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि हमें अमेरिका से डिपेंडेंसी घटाना होगा, हमें सेल्फ स्टांस लेना होगा, अपने लिए खुद खड़ा होना होगा। सब ने अपने 2-3% जीडीपी का जो है हथियार खरीदने में, रक्षा बजट में लगाने का प्रयास किया है, ऐलान किया है। तो उनके इस प्रयास और ऐलान से क्या होगा दोस्तों कि वो खुद के हथियार बनाएंगे, जैसे यूरो फाइटर और भी कई सारे हथियार बनाते हैं यूरोप के देश, हथियार बनाएंगे और उनको जो है प्रोड्यूस करके अपने सिक्योरिटी में काम में लाएंगे। क्योंकि अमेरिका पे निर्भरता उनकी कम होगी तभी उन्हें सिक्योरिटी मिलेगी। उन्होंने इसका एक सबक ले लिया है यूक्रेन के साथ, क्योंकि यूक्रेन निर्भर हो गया अमेरिका के ऊपर, नाटो के ऊपर। अब नाटो में सबसे बड़ी दावेदारी अमेरिका की है, तो अमेरिका की ही चलती है। किस तरह से बुला करके ट्रंप ने जेलेंस्की को अपने यहाँ बेइज्जत किया, उनके यहाँ जो उपलब्ध रेयर अर्थ मटेरियल है उसमें आधा हिस्सेदारी मांग लिया, वो भी फ्री ऑफ कास्ट, क्योंकि उन्होंने उनकी कभी मदद करी थी। वो भी अगर वो बताते कि हम मदद के बदले ये लेंगे तो शायद यूक्रेन उनसे मदद नहीं लेता। उन्होंने पहले चढ़ा बढ़ा दिया, जाओ लड़ो बेटा, और यूक्रेन कूद गया और फिर पीठ पीछे कह रहे हैं कि अब हमने तुम्हारे पैसा खर्च किया था, मुझे अपना रेयर अर्थ मटेरियल दो, तेल दो, गैस दो, खनिज दो, जमीन दो, तब हम तुम्हारी मदद करेंगे, नहीं तो नहीं करें। अब युद्ध में फंसा देश क्या ही करे। तो इससे सीख लेके यूरोप भी किनारे हैं, यूरोप एक किनारे हो गया। ब्रिक्स के देश पांचों जो उसके कोर मेंबर थे वो संगठित हो गए। अब ब्रिक्स के साथ यूएई भी है, ईरान भी है, इजिप्ट भी है, इथियोपिया भी है। अब इन सब के अलावा आने वाले दिनों में इसमें अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला, कोलंबिया, ये भी शामिल होने के, इनके भी शामिल होने के पूरे संभावनाएं हैं। और जब ब्रिक्स करेंसी आएगी ना, जब ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होगा असल मायने में, अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर से परेशान है, तब आप देखिएगा डॉलर कहाँ जाके धड़ाम गिरेगा। और रही बात भारत के, तो भारत दोस्तों को जैसे आज का खबर है कि भारत पे 50% टैरिफ तो लागू हो गया है 25 अभी से, 25 कुछ दिन बाद से, 27 अगस्त से शायद, तो उसका प्रभाव दिखने लग गया है। वॉलमार्ट और अमेज़ॉन जैसे जो कंपनियां हैं ना, ये भारत के कपड़े, ज्वेलरी, ये सब अमेरिका में बड़े डिमांडिंग है, तो इनसे वो ऑर्डर लेना होल्ड कर दिए, बोल दी कि अभी नहीं करना है, क्योंकि वो चाहती हैं कंपनियां कि वो जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ है वो भारतीय कंपनियां पे करें, यानी कि उतना 25% सस्ता कपड़ा दे ताकि वो वहाँ मैनेज कर सकें।
पर भारत की कंपनियां इसके लिए तैयार नहीं है। भारत मार्केट तलाशेगा, नए ग्राहक तलाशेगा। हो सकता है 2-3 महीने 4 महीने का समय लगे, भारत में थोड़ा सा अस्थिरता आए, मार्केट में गिरावट दर्ज किया जाए, उससे हो सकता है शेयर मार्केट भी गिरे और कुछ चीज़ें महंगी हों, लेकिन हमें धैर्य रखना है, हमें सरकार के साथ खड़े रहना है। ये भारत के स्वाभिमान और सम्मान की बात है। मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार पीछे हटने वाली है। अभी एससीओ मीटिंग के बाद से, जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे, उसके बाद से देखते हैं कुछ नया क्या निकलता है। अगर पुतिन का मतलब कि एफर्ट रहा तो संभव है कि भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो सुलझ जाए। देखिए, चाइना अगर अपनी साम्राज्यवादी नीति को छोड़ दे तो हमारा उनके बीच में कोई विवाद विशेष है नहीं। हमारा जो ज़मीन उसने कब्जा कर रखा है वो हमें लौटा दे, हमारे जो बॉर्डर हैं वो बॉर्डर हमें फेंसिंग कर देंगे, बात खत्म हो जाएगा, जैसे रूस चाइना का हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों जियो पॉलिटिक्स में बहुत उथल पुथल मचा हुआ है। सारे लोग अपना अपना गुट बना रहे हैं। ये बिल्कुल कोल्ड वार की तरह चल रहा है। ये कोल्ड वार 2 है। अब मैं कह रहा हूँ ना, ये कोल्ड वार 2 है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में जब तनाव शुरू हुआ था तभी मैंने इसे नाम दिया था कि ये ट्रेड वार 2 है। अब मैं नाम दे रहा हूँ, ये कोल्ड वार 2 शुरू होने वाला है, क्योंकि ब्रिक्स के जो देश हैं वो सिर्फ अकेले नहीं इकट्ठा हो रहे, बल्कि अपने साथ अपने साथी सदस्यों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो यानी कि अब दुनिया 2 धड़ों में बंटने वाली है। एक धड़ा वो जो अमेरिका के पक्ष में रहेगा, दूसरा धड़ा वो जो ब्रिक्स के पक्ष में रहेगा। ठीक है दोस्त, इस पर कोई नई समाचार, कोई नया तथ्य मिलता है, हम उसका विश्लेषण करेंगे, तथ्य आप तक रखेंगे। आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।